और ट्रेडर साहब, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है ना? तो ये बता, अगर एक स्टॉक 900 रुपए का है और मेरे पास सिर्फ 900 रुपए है और मुझे खरीदने लेट्स से 5 स्टॉक्स है, तो कैसे होगा? सिंपल। ग्रो के एडवांस इंट्राडे प्लेटफॉर्म की मदद से 1500 प्लस स्टॉक्स पर 5x लेवरेज, ढेर सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स जिससे तू बेटर ट्रेड कर सकता है और सही डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट टाइम कोई टफ क्वेश्चन पूछना तो आज ही
तो मैं अपने स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करने के पहले सबको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने अपने प्रीवियस ब्रॉडकास्ट में क्लियर कहा है, स्ट्रैटेजी में जादू नहीं होता। स्ट्रैटेजी केवल एंट्री दिलवाती है। इस पॉइंट पे मैं 2 मिनट एक्सप्लेन करना चाहता हूं। स्ट्रैटेजी एंड माइंडसेट, इनके रोल्स पहले मैं आपको डिफाइन करके देता हूं। ठीक है। ट्रेडिंग ये गेम स्ट्रैटेजी एंड माइंडसेट दोनों के कॉम्बिनेशन का है। ठीक है। उसी तरीके से एक ट्रेड जब हम इनिशिएट करते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट बिफोर एंट्री, सेकेंड आफ्टर एंट्री। ठीक है। सो जो फर्स्ट पार्ट है बिफोर एंट्री, इट इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, सेटअप, रूल्स, सिस्टम। एंड एंट्री के बाद का जो सेकेंड पार्ट है, इट इज ऑल अबाउट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द माइंडसेट। एंट्री के बाद आपको आपकी स्ट्रैटेजी नहीं बताएगी चार्ट कहां जाएगा, वो आपका ब्रेन बताएगा तू कहां तक होल्ड कर सकता है। उसकी लिमिट पहले खत्म होती है कि तेरी लिमिट पहले खत्म होती है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखो। और अब मैं आपको अपना सेटअप समझाता हूं। बहुत सिंपल है। मैं ये बिलीव करता हूं देयर इज ओनली वन रीजन व्हाई द प्राइसेस ऑफ एनी प्रोडक्ट मूव्स इन द मार्केट, बी इट स्टॉक मार्केट और हमारा रियल लाइफ मंडी जो रहता है, सब्जी मंडी, वो ले लो। उसमें किसी भी प्रोडक्ट का दाम जो मूवमेंट करता है वो इम्बैलेंस की वजह से करता है। मान लो अचानक बहुत बारिश हो गई, क्रॉप सड़ गया, या तो बारिश ही नहीं हुई, उसकी वजह से क्रॉप ही नहीं हो पाया, तो शॉर्टेज ऑफ सप्लाई आ जाता है। डिमांड तो उतनी ही है, अब वो डिमांड को मीट करने के लिए सप्लाई अवेलेबल नहीं है, तो सप्लायर इस इम्बैलेंस का एडवांटेज लेते हुए जो 20 रुपए किलो की चीज है, हमने देखा होगा कई बार अपने लाइफ में, प्याज हर साल कहीं ना कहीं कभी 60 रुपीज के जी, कभी 100 रुपीज के जी हो जाता है। कभी सोना तो नहीं होता। कभी देखा है सोना 1 लाख रुपए किलो से 5 लाख रुपए किलो हो गया? नहीं होता। इतना इम्बैलेंस नहीं होता, क्योंकि वो प्रोडक्ट की डिमांड भी लिमिटेड है और सप्लाई भी लिमिटेड है। बट प्याज, ये जो डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स है, इसकी डिमांड सप्लाई में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस आता है। इसके 2 रीजंस है। एक तो ये डेली कंजम्पशन वाला है, तो डेली नीड्स है, बट डेली नीड तो दूध की भी है। उसमें क्यों नहीं इम्बैलेंस आता? क्योंकि उसमें प्रोडक्शन हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्याज या क्रॉप के मामले में हम प्रोडक्शन कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इन प्रोडक्ट्स के दाम में हर साल आपको इम्बैलेंस नजर आता है। सेकेंड रीजन है अनऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग फार्मिंग। किसी भी फार्मर, अभी अब मेरे पास BML में कौन एक्टिविटी कर रहा है, ये सारा डेटा प्रेजेंट है। यहां पे मैं क्लियर कह सकता हूं रिटेल है, यहां पे मैं इंस्टीट्यूशन मार्क कर सकता हूं, और ये मेरे पास क्लियरली प्रेजेंट है। इसे मैं कहता हूं ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ प्रेजेंटिंग अ डेटा। मेरे पास पूरा डेटा अवेलेबल है टू लुक आफ्टर स्टॉक्स, इंडाइसेस, क्रिप्टो करेंसीज और फॉरेक्स, कुछ भी हो, ये मेरे पास पूरा डेटा अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन ऐसा डेटा फार्मर्स के पास अवेलेबल नहीं होता। तो उसके पास सिर्फ पास्ट हिस्ट्री होती है। सोयाबीन के दाम पिछले साल 3,000 रुपए, 3,600 रुपए से लेके 12,000 गए, तो इस साल भी मैं सोयाबीन ही ग्रो करूंगा। प्याज का दाम पिछले साल 120 था, मैं इस टाइम भी प्याज ही ग्रो करूंगा। और ये मेंटेलिटी की वजह से उसके पास राइट डेटा नहीं होता। अब उसने ये सोचा, तो उसने ये सोचते समय ये नहीं सोचा कि सारे लोग भी ऐसा ही सोच रहे होंगे, और फिर एक्सेसिव पैदावार हो जाती है। जैसे टमाटर का एक बार हुआ था, 3 रुपए किलो बिक रहा था, तो लोगों ने, फार्मर्स ने वो टमाटर अपने खेत में डालकर उस पर ट्रैक्टर चलवा दिए। ये है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट होने का नतीजा। अब ये ऑर्गेनाइज्ड है, और यहां ये वॉल्यूम हमें सब चीजें क्लियर शो करता है। तो सबसे पहले हम मार्केट के पार्टिसिपेशंस को जानते हैं, उसके नेचर को जानते हैं, और हम उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मूले में डालने की कोशिश करते हैं। छोटा सा फॉर्मूला है, मैं बताने की कोशिश करता हूं। स्टॉक मार्केट में देयर आर 2 टाइप ऑफ एंटिटीज, वन इज रिटेल एंड वन इज इंस्टीट्यूशन। तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है। HNI बोलोगे तो वो रिटेल में आएगा, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल रिटेल में आता है। द बिगेस्ट रिटेल इन्वेस्टर इज राकेश, उसको भी रिटेल इन्वेस्टर ही कहते हैं, जो कि इंस्टीट्यूशन के साइज का ट्रेड करता है ना। बट कैटेगरी 2 है, सिर्फ 2 कैटेगरी है। इन 2 कैटेगरी में ट्रेड कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के ट्रेड होंगे। एक तो रिटेल के साथ ट्रेड करेगा, इंस्टीट्यूशन के साथ ट्रेड करेगा, या तो रिटेल इंस्टीट्यूशन के साथ ट्रेड करेगा। इसके अलावा चौथा टाइप हो ही नहीं सकता। रिटेल इंस्टीट्यूशन के साथ या इंस्टीट्यूशन रिटेल के साथ बात एक ही है। ठीक है, अब अगर मैं ये तीनों ट्रेड के एट्रीब्यूट्स प्राइस और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग निकाल लूं, तो मैं क्या इजीली इंबैलेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा? अब देखते समय पता चल रहा है कि इंबैलेंस वाली सिचुएशन केवल ये एक है। यहां पर भी बैलेंस सिचुएशन है, यहां पर भी बैलेंस सिचुएशन है। बिल्कुल। अब मुझे सिर्फ इतना स्टडी करना है कि ये 3 टाइप के ट्रेड जब होते हैं तो हमें चार्ट पर क्या दिखाई देता है।
तो सबसे पहले देखते हैं रिटेल टू रिटेल ट्रेड जब होता है तो चार्ट पर क्या दिखाई देता है। जब रिटेल है, जैसे आप और मैं, आपने 50 क्वांटिटी बेची, मैंने 50 क्वांटिटी खरीद ली, तो छोटी सी क्वांटिटी ट्रेड कर रहा है, तो जो वॉल्यूम साइड है उसमें छोटा सा वॉल्यूम बार दिखाई देगा और कैंडल भी ऊपर छोटी क्रिएट होगी। ठीक है, अब आते हैं इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन ट्रेड। यहां थोड़ा सा ट्रिकी है, लोगों को लगेगा कि यार इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन में बहुत बड़ा भागेगा और बहुत बड़ा नीचे आ जाएगा। नहीं, मान लीजिए जो बाय कर रहा है उस इंस्टीट्यूशन को 400 सीआर का परचेस करना है, उसी समय दूसरे इंस्टीट्यूशन को 400 सीआर का सेल करना है। अब दोनों अगर एक रेट पे एग्जीक्यूशन करेंगे तो एक रेट पे इसका माल इसके अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा, पैसा उसके अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ट्रेड एक रेट पे ही एग्जीक्यूट होगा। बिल्कुल। किसी के माइंड में डाउट आएगा, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 600 करोड़ बाय करना चाहता है। बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जब ये 600 करोड़ बाय कर रहा है और ये 400 करोड़ सेल कर रहा है, तो ये दोनों का 400 करोड़ का ट्रेड तो एक रेट पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब बची हुई इसकी 200 करोड़ की जो क्वांटिटी है, ये किससे खरीदेगा? रिटेल से। तो अल्टीमेटली वो इस कैटेगरी में आएगा, ना कि इस कैटेगरी में। इसलिए इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन जब ट्रेड होता है तो वॉल्यूम का बार बिल्कुल बहुत ह्यूज दिखाई देगा, बट कैंडल ऊपर बिल्कुल रिटेल की तरह बनेगी, क्योंकि उसमें एक ही रेट पे पूरा ट्रेड हो गया। अब आते हैं लास्ट रेट पे, रिटेल टू इंस्टीट्यूशन, और इसको तो मुझे ड्रॉ करके दिखाने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कैसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हो रहा है ये रिटेल टू इंस्टीट्यूशन है। रीजन सिंपल है, यहां के कैंडल के साइजेस देखो आप, और इन कैंडल के साइजेस देखो। 6 घंटे में मार्केट जितना मूव नहीं किया, उतना केवल एक इंस्टीट्यूशन के कैंडल ने उससे ज्यादा मूवमेंट करवा दी, वो भी 1 मिनट के। 1 मिनट के, बिकॉज ये 1 मिनट टाइम फ्रेम लगाया हुआ है हमने। अब यहां पर क्या मैजिक हुआ? मैजिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, एक रिटेल ट्रेडर जब कोई नई चीज देखता है उसको मैजिक ढूंढने की कोशिश करता है। इसलिए मैं बार बार इंटरप्ट करके ये बोलता हूं, इसमें जादू नहीं है, ये स्ट्रैटेजी में जादू नहीं है, इसमें केवल एक लॉजिकल रीजन प्रेजेंट है। मैं ये कह रहा हूं, व्हाट इज लॉजिकल रीजन? लॉजिकल रीजन इज, जब साइडवेज मार्केट पड़ा हुआ है, यहां पे केवल रिटेल टू रिटेल ट्रेडिंग चल रही है। रिटेल खरीद रहा है, रिटेल बेच रहा है। अब वो हमेशा बैलेंस में ट्रेड करता है, इसीलिए आप देखते होंगे कि हमारा माइंड डेवलप हो जाता है, कोई भी स्टॉक 0 to 3% के रेंज में ही फंसा होता है, क्योंकि आप इस चार्ट में और इस चार्ट में कोई डिफरेंस ही नहीं कर रहे हो। जब आपको समझ आएगा कि रेंज बाउंड होने के रीजंस अलग है और मोमेंटम के रीजंस अलग है, तो आप ऑटोमेटिकली मोमेंटम वाली जगह पर ही ट्रेड करने लगोगे। अब क्वेश्चन आएगा, सर निफ्टी में और बैंक निफ्टी तो वॉल्यूम होता नहीं है, स्पॉट में वॉल्यूम होता नहीं है, और मैक्सिमम लोग ऑप्शन ट्रेड करने के लिए स्पॉट के चार्ट देखते हैं, तो वॉल्यूम देखने की जरूरत ही नहीं है। वॉल्यूम की वजह से प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? कैंडल के साइजेस बड़े बड़े बनते जा रहे हैं, तो वॉल्यूम छोड़ दो, और जहां जहां एवरेज कैंडल जो साइज है निफ्टी के चार्ट पे या बैंक निफ्टी के चार्ट पे, उसके मुकाबले 4-4, 5-5 गुना कैंडल बनने लग जाए, वो दिन मोमेंटम का है, उसी दिन ट्रेड करना है ना। बट आई डोंट पर्सनली इंकरेज पीपल टू ट्रेड ऑप्शंस। ऑप्शंस इंस्ट्रूमेंट आर मींट फॉर हेजिंग पर्पस, और हेजिंग मतलब होता है शॉर्टिंग। अपने किसी ट्रेड को सेव करने के लिए या मिनिमाइजिंग योर रिस्क, उसके लिए हेजिंग किया जाता है। अब आप उसको प्रॉफिट के लिए यूज करोगे तो आप खुद ही उसके नेचर के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो। इसलिए मैं ऑप्शन को पर्सनली नए ट्रेडर को या फिर स्ट्रगलिंग ट्रेडर को इंकरेज नहीं करता। बट सर, अगर कोई रिटेल ट्रेडर है, उसे एक हेल्दी लेवरेज लेना है और कम पैसों में लेना है, तो उसके लिए क्या जरिया हो सकता है? हेल्दी लेवरेज प्रोडक्ट अपना इक्विटी भी है। यहां पर इंट्राडे में 5 टाइम्स लेवरेज मिलता है। इसमें होता क्या है, अगर मान लो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो आप इसको 5 लाख यूज कर सकते हो, है ना। तो इससे होता क्या है, अल्टीमेटली आपने 5 लाख यूज करके 1% ऑफ द कैपिटल का रिस्क लेकर 5-5%, 4-4% आप दिन का भी बना रहे हो। अगर आपकी मतलब एक आधा महीना ऐसा चला जाता है कि आपके 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड सही चले गए, तो आपने अल्टीमेटली 1:4 लेकर 32% बना लिया इसमें, है ना। तो 32% बनने की वजह से आपकी कैपिटल बहुत फास्ट ग्रो होगी। ऐसा तो नहीं होगा ऑप्शन के जैसा कि एक दिन में डबल हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में एक दिन में डबल भी कहां होता है? बाइकआउट भी होता है। एक दिन में डबल प्रीमियम होता है। हाँ। आपका ट्रेड एक दिन में डबल नहीं होता है। और पिछले पॉडकास्ट में मैंने क्लियर बताया, जो 5 लाख पे 5 लाख कमाया ऐसा बताता है, उसका एक्चुअल कैपिटल 10 करोड़ होता है।
वो रियलिटी नहीं है। तो रियलिटी को एक्सेप्ट करो। अब मैं अपने स्ट्रेटेजी पे आता हूँ। सबसे पहले लोगों के माइंड में डाउट आ रहा होगा, BEML ही क्यों? करेक्ट, ये कहाँ, इधर तक आप कैसे पहुंचे?